बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर से है। फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फार्म फर्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फार्म फर्स्ट आपको मालूम ही है, ये जो फार्म्स हैं वो चारपिट मेथड को पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व जब करते हैं, यानी पर्टिकुलर केस में चारपिट मेथड अप्लाई करते हैं तब हमको मिलती हैं। उससे सॉल्यूशन को आसानी से कम कैलकुलेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगर चारपिट मेथड लगाते हैं तो हमें काफ़ी कैलकुलेशन करना होती है। इसमें कुछ स्पेशल केस बन जाते हैं जिससे चारपिट मेथड ही यूज़ होता है और उससे प्रॉब्लम आसानी सॉल्व हो जाती है। तो इसको हम देखने से पता चल रहा है कि फार्म फर्स्ट में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देख के जान जाइए कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन सबसे बेहतर सब्स्टिट्यूशन रहेगा। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यानी जिस तरीके से हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई थे पहले, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर और थीटा हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो तो हमारा जेड था, वो तो अभी भी है। यानी यहाँ पर P का मतलब आपको मालूम ही है कि डेल Z ओवर डेल X होता है और Q का मतलब डेल Z ओवर डेल Y होता है। और यहाँ पर कंप्लीट इंटीग्रल का मतलब है कि हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो एक रिलेशन हमको मिलेगा Z X और Y में, जो कि एक सरफेस का इक्वेशन होता है। तो अभी हम ये इक्वेशन जो गिवन है उस इक्वेशन नंबर 1 डाल के इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके बीच में एक रिलेशन, हालांकि वेल नोन ये सब्स्टिट्यूशन होता है और रिलेशन होता है, यानी कार्टेशियन का पोलर में होता है। उनके बीच रिलेशन हम डायरेक्ट भी जानते हैं, यानी इनका स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आपको मालूम है कि आर स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी वाई को जब एक्स को वाई में एक्स का डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू तो आर साइन थीटा। हम थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं क्योंकि ऐसा डिवाइड करने से आर कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू तो मालूम ही है। थीटा की वैल्यू और एक्स वाई के बीच में रिलेशन मालूम हो जाएगा। इससे हम साइन अपान कॉस जो है वो टेन थीटा कर सकते हैं, यानी टेन थीटा की जो वैल्यू है वाई अपान एक्स हो जाएगी। और हमें आगे जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम डेल आर ओवर डेल एक्स और डेल आर ओवर डेल वाई और डेल थीटा ओवर डेल एक्स इनकी ज़रूरत होगी, इसको फाइंड कर लेंगे अभी इन रिलेशन से जो कि हमें लास्ट में मिले। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 भी डाल सकते हैं। और इसको हम जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो मतलब रिज़ल्ट जो हम अब फाइंड कर रहे हैं इसको आप डायरेक्ट भी जो हम सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो हम फाइंड कर रहे हैं इसको ज़रूरी नहीं आप दिखाएं, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो differentiating equation to partially with respect to x के रिस्पेक्ट में जो पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। और आपको मालूम ही है कि x के लिए y कांस्टेंट है जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये वेरिएबल जो r है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और जितनी पावर होगी इसमें से एक कम, यानी 2 में से 1 करेंगे 1 आ जाएगा। और r का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इतना हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, इस तरीके से डेल r ओवर डेल x की वैल्यू हो जाएगी। x और r को इधर x में डिवाइड करेंगे तो x अपान में r हो जाएगा। और फिर चूँकि हम टाइम ना बर्बाद करते हुए सिमिलरली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डेल आर ओवर डेल वाई की, ये वाई अपान आर हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 को भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3, ये जो रिज़ल्ट मिले आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इनको बिना डिफ्रेंशिएट करके दिखा देते हुए डायरेक्ट यूज़ करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग जानते हैं कि इसका 10 का जो डिफ्रेंशिएशन यहाँ से हम करेंगे, तो उससे पहले हम इसको थीटा की फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 आप डालें इसको
एक जो थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10 को उधर ले जाएंगे, यानी tan इनवर्स y अपान x हो जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे और इसको जब इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वो भी कैसे करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। पार्शियली लिख भी दें, पार्शियली लिख देते हैं हम यहाँ पर। पार्शियली तो x थीटा का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली हम करके देख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल थीटा ओवर डेल एक्स हो जाएगा। राइट हैंड साइड में tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम ही है कितना होता है। tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पर y अपान x है तो y अपान x लिख दिया जाएगा, लेकिन चूँकि x नहीं है ये, इसलिए इसका दोबारा से चेन रूल के अकॉर्डिंग y अपान x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/1 प्लस होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करें, वाई बाहर ले लिए, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसकी -1 हो जाएगी। और हम जब इसमें अपान 1 करते हुए एलसीएम लेंगे इसको एक्स स्क्वायर को, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई इंटू इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर आगे, और जितनी पावर होगी इसमें से एक माइनस करेंगे तो -1 में से -1 करेंगे तो -2 हो जाएगी। तो ये डबल अपान में एक्स स्क्वायर का ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अपान में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये रिजल्ट अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो यूज़ कर सकते हैं। -y और इसकी पावर को प्लस करना चाहें तो अपान में एक्स स्क्वायर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में डेल थीटा ओवर डेल एक्स चल रहा था, जिसकी वैल्यू माइनस का वाई ये अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ गया। जब ज़रूरत होगी तो हम यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही हमें डेल थीटा ओवर डेल वाई भी फाइंड करना होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर यानी इक्वेशन नंबर 3 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डायरेक्ट सिमिलरली करके नहीं लिख सकते क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में थीटा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर देखा आर तो था एक्स वाई के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल, लेकिन थीटा नहीं था। तो इसका जब इक्वेशन नंबर 3 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, तो वी गेट दिस। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो tan इनवर्स वाई अपान एक्स है, इक्वेशन 3 की बात करें देख लीजिएगा, तो उसका भी इक्वेशन क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह पर यानी वाई के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर, तो वाई अपान एक्स है वहाँ पर, लेकिन ये हमें दोबारा से वाई के रिस्पेक्ट में वाई अपान एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, क्योंकि ये वाई नहीं था, क्योंकि हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये सॉल्व करने पर 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको मालूम है वाई के लिए एक्स कांस्टेंट, तो 1 अपान एक्स को बाहर ले लेंगे, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अपान 1 करते हुए इनको एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, न्यूमरेटर में अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और उसमें 1 अपान एक्स है तो एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से डेल थीटा ओवर डेल वाई की वैल्यू की जब भी ज़रूरत होगी तो हम एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज़ कर लेंगे। अब हमने यो कहा था शुरुआत में कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 में, तो अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखने से पहले जो p है q है, तो नए जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कैसे आएगी वो और लिखना होगा, क्योंकि x और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, और जो p और q है वो हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने चेंज किया है x y से r थीटा में पहुँचे हैं, तो p और q की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो उसको भी हमें r और थीटा के टर्म्स में लिखना चाहिए। तो p की वैल्यू जो होती है, वैसे तो आपको मालूम ही है डेल z ओवर डेल x होती है, शुरुआत में ही देख लिया था, लेकिन z जो है वो अब हमने मान लिया है कि r का फंक्शन है, यानी यहाँ पर चेन रूल का यूज़ कर रहे हैं, और फिर r जो है r को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए x के रिस्पेक्ट में, लेकिन z ना सिर्फ r का फंक्शन है बल्कि z थीटा का भी फंक्शन है, तो फिर थीटा को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेना चाहिए। ये आपको मालूम है चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, और ये वैल्यू इसीलिए पहले फाइंड कर ली ताकि हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लें। तो ये वैल्यू चली p की, और ये तो हम ऐसे लिख देंगे, यानी डेल z ओवर डेल r, और ये डेल r ओवर डेल x की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड करके रखी हुई, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि x अपान r है, प्लस डेल z ओवर डेल थीटा की वैल्यू नोट करने के बाद डेल थीटा ओवर डेल x की वैल्यू हम अभी फाइंड किया, तो जो कि माइनस का y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पर जो कि राइट p की वैल्यू हम चाहते हैं कि r और थीटा के टर्म में मिले, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना चाहिए। डेल z ओवर डेल r इक्वल x की वैल्यू क्या ली थी शुरू में, r cos थीटा ली थी, अपान में r है, लिख दें ऐसे, और ये अगले स्टेप में हम माइनस को यहाँ पर ले आएंगे।
फ़िलहाल अभी हमें ब्रैकेट में y की वैल्यू रखनी चाहिए r साइन थीटा जो शुरुआत में पुट की थी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर हमने फाइंड की थी। r से r एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखिए अब कम्प्लीटली p की वैल्यू r और थीटा के टर्म में आ गया। इसको हम पहले लिख लेते हैं, r से r तो कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा ही बचेगा सिर्फ, और डेल z ओवर डेल r, ये माइनस जो होगा प्लस होगा, इस माइनस की वजह से माइनस में बदल जाएगा। और इसको हम पहले लिख दें, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर बचा है साइन थीटा अपान r बचा है, और डेल z ओवर डेल थीटा की वैल्यू बची हुई है। तो जिस तरीके से हमने p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r और थीटा फाइंड किया है, ऐसे q की वैल्यू को फाइंड करें। q होता है क्या है, डेल z ओवर डेल y होता है, और जैसे कि अभी देखा z जो है वो फंक्शन माना है r और थीटा का, जिस तरीके से एक्स वाई का फंक्शन था। तो फिर इसमें चैन रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डेल z ओवर डेल होगा r, और फिर r का डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, प्लस ये दोनों सेम होने चाहिए, नया वेरिएबल जो आ गए हैं वो, और ऐसे ही यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। डेल z तो अपनी जगह पर ये यहाँ पर रहेगा, और डेल y जो था वो भी अपनी जगह पर यहाँ पर रहेगा। ये पहले दो वेरिएबल r और थीटा पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर डेल थीटा जाएगा, यहाँ पर डेल थीटा आएगा, और इन वैल्यूज़ को हमने पहले ही फाइंड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो q की वैल्यू आ जाएगी डेल z ओवर डेल r, और ये वैल्यू जो है हम लोगों ने फाइंड करके रखी हुई है, क्योंकि y अपान r होती है, प्लस याद होती तो डायरेक्ट यूज़ कर लें, यहाँ पर फाइंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डेल इसकी वैल्यू भी हमें लिख लेना चाहिए x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूँकि राइट हैंड साइड में हमें r और थीटा ही चाहिए, एक्स वाई नहीं चाहिए, क्योंकि मकसद ही यही था हमारा, तो इसलिए की वैल्यू को एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। y की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि r साइन थीटा होती है, अपान में r है, प्लस डेल z ओवर थीटा लिखने के बाद x की वैल्यू होती है r cos थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो r स्क्वायर होती है। r की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर r से r कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें q की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ r थीटा, यानी साइन थीटा को पहले लिख दीजिए, और डेल z ओवर डेल r, और यहाँ पर नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल r और थीटा के टर्म में p और q की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। cos थीटा अपान r है, डेल z ओवर डेल थीटा। इन वैल्यू जो हमको मिली है, p की वैल्यू मिली है, और q की वैल्यू भी मिली है, और x y की वैल्यू, वो सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 जो हमने गिवन इक्वेशन था उसमें वैल्यू पुट करने को बोला था, तो उसमें वहाँ पर पुट कर देंगे। यानी इक्वेशन नंबर 1 से अब हम सारी वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान में रखिए। इक्वेशन नंबर 1 हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू तो r स्क्वायर होगी। फिर उसके बाद में था p स्क्वायर, तो p की जो वैल्यू है वो ये है, तो इस वैल्यू को नोट कर लेंगे, इसका स्क्वायर भी करना होगा, यानी लिख देते हैं cos थीटा डेल z ओवर डेल r माइनस साइन थीटा ओवर r डेल z ओवर डेल थीटा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो q की वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है ये, तो q की वैल्यू ये हमारे सामने लिखी हुई है, इसको नोट कर देना है, यानी साइन थीटा इंटू डेल z ओवर डेल r प्लस कॉस थीटा अपान r इंटू डेल z ओवर डेल थीटा, इसका होल अब स्क्वायर कर देना है, और राइट हैंड साइड में किसके इक्वल था उसके बराबर हमें रख देना है। इक्वेशन नंबर 1 भी देख लीजिए, ये 1 के इक्वल है, हमने ये r स्क्वायर रख दिया, p और q की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो इसको हमें 1 के इक्वल रखना है, तो यहाँ पर 1 के इक्वल यहाँ पर कर दिया हमने। इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे, r स्क्वायर तो हमारा यहाँ पर बाहर ये नोट कर लेते हैं हम यहाँ पर r स्क्वायर। उसके बाद इसका होल अब स्क्वायर करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर डेल z ओवर डेल r का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का भी और r स्क्वायर का भी, और यहाँ पर डेल z ओवर डेल थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आएगा इन दोनों का इंटू का ट्वाइस, जो कि माइनस में होगा, क्योंकि बिटवीन साइन माइनस है, इसलिए ये आ जाएगा 2 टाइम्स। आप साइन और कॉस को पहले लिख दें, ऑपरेटर को बाद में लिख देंगे, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपान में ये r, और उसके बाद में ऑपरेटर्स जो कि डेल z ओवर डेल r है, उसके बाद ये वाला लिख देते हैं डेल इंटू में डेल z ओवर डेल थीटा, ये इन दोनों का इंटू का ट्वाइस हो गया। ये तो होल अब स्क्वायर इसका हो गया। आप चाहें तो एक कर्ली ब्रैकेट में इनके स्क्वायर को लिख सकते हैं, पैरेंथेसिस तो यूज़ हो गया, फिर प्लस का साइन है यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इसका होल अब स्क्वायर करेंगे, तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, साइन का स्क्वायर लिख देंगे, और फिर यहाँ पर डेल z ओवर
डेल आर का होल अप स्क्वायर, फिर दूसरी क्वांटिटी का होल अप स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा अपान में आर स्क्वायर, और डेल जेड ओवर डेल थीटा का होल अप स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन दोनों के इंटू का ट्वाइस होगा जो प्लस का होगा, और 2 टाइम्स होगा यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा को पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में आर, और बाद में ये दोनों ऑपरेटर जो कि डेल जेड ओवर डेल आर और डेल जेड ओवर डेल थीटा है। इसे ब्रैकेट को बंद करके और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दें, राइट हैंड साइड में 1 लिख दें, और देखेंगे ये वाला जो टर्म है माइनस का है लास्ट वाला, और इस ब्रैकेट का भी लास्ट वाला टर्म माइनस का है, और ये प्लस का सेम है, ये लाइक टर्म है तो कैंसिल हो जाएंगे। और बाकी के जो बचे हुए इसमें देख रहे हैं कि अगर हम डेल जेड ओवर डेल आर को ये पूरा कॉमन ले लें इन दोनों टर्म से तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अपान में आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे और डेल जेड ओवर डेल थीटा स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। राइट हैंड साइड में लिखना है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई चल रहा है तो अगली स्टेप में थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जैसा भी बताया हमने वैसे ही यहाँ पर लिखते हैं, आर स्क्वायर बाहर है और हमें ब्रैकेट में जो बचेगा वो कॉस स्क्वायर पहले बच रहा है और फिर साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 कर सकते हो, यानी 1 को भी ना लिखो, सिर्फ आप लिख लीजिएगा डेल जेड ओवर डेल थीटा का होल अप स्क्वायर। ये हमने लिख दिया ताकि किसी को अगर प्रॉब्लम हो, ये आर है यहाँ पर, सॉरी ये आर का स्क्वायर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है उसमें देख रहे हैं 1 अपान आर स्क्वायर भी कॉमन है तो बच रहा है, पहले तो साइन स्क्वायर बच रहा है फिर कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, और हमने कॉमन लिया है 1 अपान आर स्क्वायर और डेल जेड ओवर डेल थीटा का होल अप स्क्वायर, ये टर्म को कॉमन लिया और कोई टर्म बचा नहीं, सब कैंसिल हो चुके थे। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट बंद कर दी, राइट हैंड साइड में 1 हमें सिर्फ लिखना है, वो हमने लिख दिया है। ये वैल्यू 1 के इक्वल है, ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, हम लोग जानते हैं एंगल सेम हो, स्क्वायर हो साइन का कॉस का, तो आर स्क्वायर सिर्फ ये बचेगा डेल जेड ओवर डेल आर का होल अप स्क्वायर। आप कुछ स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 1 अपान आर स्क्वायर इंटू डेल जेड ओवर डेल थीटा का होल अप स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 1 है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए और आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इस बार में हमको मिलेगा आर स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल आर का होल अप स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली डेल जेड ओवर डेल थीटा का होल अप स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। इस बार में हमको ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका होल अप स्क्वायर करते हुए, यानी है भी आप ना भी करें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस फार्म में हम देख रहे हैं कि ये फार्म हमारे जो स्टैंडर्ड फार्म फर्स्ट है, हालांकि स्टैंडर्ड फार्म फर्स्ट की हम पहले भी बात कर चुके थे। स्टैंडर्ड फार्म फर्स्ट ऐसी होती है कि पी क्यू और इक्वल टू 0, इस फार्म में अगर हमारा इक्वेशन होता है तो स्टैंडर्ड फार्म फर्स्ट कहते हैं, और मालूम में चारपेट मेथड से ही इसको सॉल्व करते हैं, उसका स्पेशल केस होते हैं और डायरेक्ट सोल्यूशन हमको मिल जाता है। लेकिन ना तो शुरुआत में जो दे रखा था डायरेक्ट वहाँ पर बन रहा था, लेकिन बनने के चांसेस के थे और यहाँ पर अभी नहीं बना है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ ये जो आर है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे हमारे एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में, वैसे यहाँ पर आर थीटा है, बस ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा है। ऐसे इस आर को एलिमिनेट करने के हटा दें तो ये फार्म जो होगी वो यही बन जाएगी, यानी इसे अगर हम कहें पी से डिनोट करें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 की फार्म में आ जाएगी, और उसका सोल्यूशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर लेंगे। लेकिन इसको एलिमिनेट करें तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन होता है कि ये है ये वेरिएबल और वैसे ही यहाँ पर मल्टीपल में है, सेम पावर के साथ में, सेम ऑर्डर के साथ में, तो फिर हम लोग इसमें ये सब्स्टिट्यूशन रखते हैं, यानी पुट कर देते हैं पुटिंग आर की वैल्यू को ई टू दी पावर एक नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम कैपिटल आर इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि याद रहे कि हमने किसके लिए यूज़ किया है, कई बार चेंजेस हो चुके हैं तो कैपिटल आर का यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो लॉग आर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लॉग लेंगे तो आपको मालूम है पावर जो होती है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, और लॉग में बेस अगर नहीं लिखा है तो आपको जानते ई होता है यहाँ पर, तो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है आर इंटू 1, यानी यहाँ पर हम कैपिटल आर की वैल्यू कह सकते हैं कि लॉग आर के बराबर है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप चेंज करके देखेंगे कि तो यहाँ से जो होगा मल्टीपल में जो वेरिएबल है वो हट जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम लोग जब डेल जेड ओवर डेल आर की वैल्यू को
फाइंड करेंगे और इसमें चेन रूल का यूज़ करेंगे तो z अब जो फंक्शन है वो हमने मान लिया रिलेशन, जो कि स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में रिलेशन, यानी एक रिलेशन, यानी एक हम चेंज कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इस, तो z जो है वो r का ही फंक्शन है और फिर हमें r को भी इस स्मॉल r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहिए और ये वैल्यू जो है हमें यहाँ से मिल जाएगी आसानी से अगर हम इस r को स्मॉल r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन r का है और log r का डिफरेंशिएशन वन अपान r होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे वन अपान r, जो कि हम शुरू में लिख दे रहे हैं वन अपान r, और ये वैल्यू डेल z ओवर डेल r लिख लिए, जो डेल z ओवर डेल स्मॉल r के इक्वल है। तो एक पुराने वेरिएबल और नए वेरिएबल जो कैपिटल R ने लिया है उसके बीच में एक रिलेशन है ये, और इस वैल्यू को यूज़ डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि r का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो r डेल z ओवर डेल r इज इक्वल टू डेल z ओवर डेल r हो जाएगा। यानी इस वैल्यू को हटा के हम ये लिख देंगे और इसको इक्वेशन नंबर हम डाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 तक तो हो गया था, तो इक्वेशन नंबर हम 4 डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं और 4 को बुलाते हैं और कहेंगे ये हमने पुट कर दिया, क्या कर दिया, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, या आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है इसकी जगह पर हम ये पुट कर देंगे, यानी डेल z ओवर डेल r का होल अब स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस का साइन था, प्लस का साइन, और इसके बाद में ये वैल्यू यानी डेल z ओवर डेल थीटा और उसका होल अब स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना है 1 है। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है ये जो फंक्शन बन गया है, ये आपको मालूम है कि एक नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कैपिटल R और थीटा, और डिपेंडेंट वेरिएबल z है, जिसको हम लोग अगर एक्स वाई होता है ये, तो उसको यूजुअली p और q से डिनोट करते हैं, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इस तरीके से है। जो अगर जनरल फार्म कहें तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर की फार्म में है, और इसका जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, यानी इस सॉल्यूशन के बारे में बात करें, कंप्लीट इंटीग्रल इसका जब लिखते हैं तो चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है तो कंप्लीट इंटीग्रल इस तरीके से लिखा जाता है कि z इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो माना कि अगर हम p को मान के चल रहे हैं कि डेल z ओवर डेल x है और q को लेके चल रहे हैं कि डेल z ओवर डेल y है, तो फिर इसका सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है इसकी बात कर रहे हैं हम, तो उसमें इस तरीके से लिखा जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ होगा यहाँ पर a x और प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ पर जो भी राइट हैंड साइड में है वो लिख दे m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर दूसरा y और प्लस एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है, तो कंप्लीट इंटीग्रल होता है। तो इसका भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये p है हमारा, ये q है, इसका स्क्वायर है दोनों का, तो आप फार्मूले के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आप पूछेंगे ये कैसे आया तो बता सकते हैं, लेकिन आप इतने बड़े क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना दोबारा से ठीक नहीं रहेगा। इसमें डायरेक्ट फार्मूले के तौर पर यूज़ करेंगे, और बहुत से क्वेश्चन में ये डायरेक्ट यूज़ होता है, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से इसका आपने कंप्लीट इंटीग्रल लिखा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y हैं, वो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर आ गए हैं, और a आया और उसके बाद स्क्वायर रूट m स्क्वायर यहाँ पर, और इसी a का स्क्वायर करना है प्लस c ऐड करना है, ऐसे इसके लिए भी होगा। तो आपको क्या लिखना है, a z इज इक्वल टू, तो इसी को हम लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्ट इसी बतौर फार्मूला यूज़ करते हुए, यानी आप डायरेक्ट इसको फार्मूला भी ना बताएं, डायरेक्ट यूज़ करें। देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल इज z जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और a लिखें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कैपिटल R पहले वाला उसका यहाँ पर यूज़ करें, और फिर इसके बाद में प्लस स्क्वायर रूट, और फिर जो भी राइट हैंड साइड में है, यानी हमारा इधर तो फार्मूले में तो m स्क्वायर था, यहाँ पर 1, यानी 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर जो भी वैल्यू है वो लिखना है, तो यहाँ पर 1 लिख लिए, माइनस का जो यहाँ है उसका स्क्वायर कर लीजिए, और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि थीटा है वो, और राइट हैंड फिर प्लस करना होता है हमें c। तो ये तो कंप्लीट इंटीग्रल आया, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था वो एक्स वाई की टर्म में था, और हमने फाइंड किया कैपिटल R और थीटा की टर्म में। तो हमें सारे वेरिएबल जिस तरीके से, जिस ऑर्डर से हमने बाद में इसको रखा है
उसी सीक्वेंस में इसे वापस करना चाहिए। मींस मेरा कहने का मतलब ये था कि कैपिटल आर जो सबसे लास्ट में हमने वैल्यू पुट की है उससे पहले रख दी है। तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन ये यहाँ पर था ही, और जिससे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो कैपिटल आर की जगह लॉग स्मॉल आर रखना है, तो लॉग आर रख दें, और ये वैल्यू थीटा बाद में रखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि आपको ध्यान हो तो आर और थीटा को साथ साथ हम लोगों ने लिया था। ये कैपिटल आर को हमने बाद में माना है और इसे वापस कर दिया। अब हम स्मॉल आर की वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर। जैसे हमने इक्वेशन तो नहीं डाला वो कोई, इक्वेशन नंबर 2 डाला है, आर स्क्वायर को डाला है। इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख सकते हैं आर की वैल्यू, इसे स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर आर की वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि हमें एक्स वाई की टर्म में से आंसर लिखना होगा। एक्स वाई की टर्म में और एक्स वाई जेड के टर्म में जो रिलेशन होता है, सरफेस का रिलेशन होता है, उसी को हमें फाइंड करना होता है, वही कंप्लीट इंटीग्रल होता है। और ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आपको मालूम ही है कि वेल नोन होती है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रिलेशन आ गया है जो कि एक्स वाई और जेड में है। आप चाहें तो इस स्क्वायर रूट को हटा दें, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसकी होल पावर जो होती है वो आपको मालूम है कि 1/2 हो जाएगी, और लॉग का हम यूज़ करेंगे। लॉग में जो पावर्स होती है वो आगे मल्टीपल में आ जाती है। बाकी तो आपको कोई भी चेंज नहीं कर सकते, जो भी होना था सॉल्व हो चुका है। जेड की वैल्यू चल रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स बाई जेड, यानी ये एक रिलेशन आ चुका है। इसमें देखिए पावर का आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1/2 को शुरू में लिख दें मल्टीपल में ए के, और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट इंटीग्रल आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।